हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेव। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस, और मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइव प्रोसेस जो होता है क्या होता है। लाइव प्रोसेस के एग्जांपल बताए थे, लिविंग को पहचानने के क्राइटेरिया बताए थे, लाइव को कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद से मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी कराए थे आप लोगों के पिछले क्लासेस में, आप लोग जाके देख सकते हैं। और हम ना प्लांट न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट लाइव प्रोसेस से न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट को कवर अप कर लिया है। आज से हम न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ने वाले हैं, और आगे वाले आने वाली क्लासेस में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, एनिमल में भी हम ह्यूमन पढ़ेंगे। जो न्यूट्रिशन पढ़ना है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक टॉपिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में बता देता हूँ। जनरली जो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट है ना जो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं जहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट की कमी होती है। उस न्यूट्रिएंट को, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए दूसरे इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूँ एग्जांपल में। ये देखिए, एक तो है पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रिप, ये दो एग्जांपल है वो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट के। ये ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं जनरली जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। यस सर। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? दूसरे इंसेक्ट को ना इस केज में ना कैप्चर कर लेते हैं और इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम को गिरा के इसको डाइजेस्ट करके इसके न्यूट्रिएंट को यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि जनरली ये जो पिक्चर दे रखा है ना, वीनस फ्लाईट्रिप का है। ये क्या करता है? वीनस फ्लाईट्रिप से ऐसे इन्वायरमेंट ग्रो होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये इंसेक्ट से ही नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता है। हम ऐसे प्लांट को ना नॉन वेजिटेरियन भी कह सकते हैं। सर, आज तक मैं एनिमल को ही जानता था कि वेजिटेरियन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये प्लांट के बारे में नेचर बहुत ज़्यादा इमेजिंग है, जितना जानोगे उतनी नई नई चीज़ें आपको पता चलेगी। इसके बाद से ना मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल भी बताने से पहले ना मैं एनिमल को ना न्यूट्रिशन के बिहाफ पे 3 क्लास में डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा मैं? न्यूट्रिशन के बिहाफ पे एनिमल को मैं 3 क्लास में डिवाइड करूँगा। जनरली जो पहला क्लास है हमारा क्या है? हार्बीवोरस है। पहली क्लास कौन सी है हमारी? हार्बीवोरस है, जो आपने पहली क्लासेस में पढ़ रखी है। जो हार्बीवोरस होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली सिर्फ प्लांट को खाते हैं, मतलब दोज एनिमल विच ईट प्लांट आर नोन एज हार्बीवोरस। यहाँ तक कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब आपको आता है, मेरे को पता है। जो कि प्लांट खाते हैं उनको हम हार्बीवोरस कहते हैं, हार्बीवोरस को हम प्लांट ईटर भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में काव है, जेब्रा है, और भी बहुत सारे आपको मालूम है, जैसे कि गोट, बफेलो, आप चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद से मैं बताता हूँ जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन होती है, क्या इनकी लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है। ये आपके काम की पॉइंट है, ये नई पॉइंट है आपके लिए, आप नया सीख रहे हैं। क्या है? जो इंटेस्टाइन की लेंथ है ना हार्बीवोरस की, वो बड़ी होती है। किसके कंपेयर में? कार्निवोरस के कंपेयर में ना हार्बीवोरस की जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ना वो बड़ी होती है। सर ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि जो हार्बीवोरस होते हैं ना वो प्लांट को खाते हैं। किसको खाते हैं जी? प्लांट को खाते हैं। यस, प्लांट का जो सेल होता है उसके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। यस सर, मैंने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जो सेल वॉल होता है सेलुलोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से। ये मालूम है कि नहीं? सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से। और जनरली सेलुलोज को डाइजेशन में ना लंबा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट होने में। तो क्या इसको डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम डाइजेशन में लग रहा है, तो क्या इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि जो इंटेस्टाइन है, अगर इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होगी तो टाइम ज़्यादा मिलेगा डाइजेशन के लिए। जैसे कि डाइजेशन कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है, और भी जगह होता है। मेजर डाइजेशन कहाँ पे होता है? हमारा इंटेस्टाइन में होता है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने पीछे नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ाएंगे। ओके। जैसे कि देखिए, सोचिए, अगर टाइम इसको ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए? टाइम ज़्यादा चाहिए, तो क्या लेंथ बड़ी होनी चाहिए इंटेस्टाइन की? यस सर, समझ में आ रहा है। क्या ये कनेक्ट हो पा रहा है? यस सर। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, जो कार्निवोरस की इंटेस्टाइन की लेंथ होती है छोटी होती है, हार्बीवोरस की इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्बीवोरस जो होते हैं प्लांट को खाते हैं, प्लांट के पास सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज को डाइजेशन के लिए लंबा टाइम होता है। और जो कार्निवोरस होते हैं वो एनिमल को खाते हैं, एनिमल के पास कोई सेल वॉल थोड़ी होता है। ओके, क्या ये बात कनेक्ट हो रहा है? यस सर, अच्छे से। मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो क्या नाम है कार्निवोरस होते हैं ना, ये हमारी सेकंड कैटेगरी है। क्या है? सेकंड कैटेगरी है। मैंने एनिमल को सेकंड कौन सी कैटेगरी है क्लासीफाई किया है न्यूट्रिशन के बिहाफ पे 3 क्लास में। पहला मैंने हार्बीवोरस, जो अभी मैंने बता दिया, दूसरा कार्निवोरस जो अभी चल रहा है, तीसरा ओमनीवोरस जो आगे बताऊंगा मैं। जो कार्निवोरस जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? दोज एनिमल विच ईट अदर एनिमल, मतलब ये दूसरे एनिमल को खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? यस, ये ईट मीट यही लिखा है, ये पॉइंट हो गया। इसके एग्जांपल में लोयन, टाइगर, फ्रॉग, लिजर्ड, ईटीसी बहुत सारे जानते हैं। ओके, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। आपको मैं बताता हूँ थर्ड कैटेगरी जो हमारी ओमनीवोरस है। क्या है? थर्ड कैटेगरी हमारी ओमनीवोरस है। दोज एनिमल विच ईट बोथ, क्या? बोथ प्लांट एंड एनिमल, मतलब दो एनिमल जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे?
उनको हम कहेंगे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसे कहते हैं? सर जो प्लांट को भी खा रहे हैं, मीट को भी खा रहे हैं, उनको हम ओमनीवोरस कह रहे हैं। क्या यही बात लिखी है? हाँ सर। इसके एग्जाम्पल में मैन है, डॉग है, क्रो है और बहुत सारे हैं। क्या हम लोग भी ओमनीवोरस में आते हैं? यस सर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब यार यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, हम एनिमल का डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना। तो एनिमल का डाइजेशन जो होता है जनरली होलोजोइक होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप लोगों को पढ़ाया था। तो न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ाए थे मैंने। यस सर पढ़ाए थे। क्या मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? यस सर आपने बताया था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेकंड मैंने आप लोगों को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ाया होगा। थर्ड मैंने आप लोगों को सिम्बायोटिक और उसके बाद से होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया होगा। तो एनिमल के अंदर ना मेजर एनिमल के अंदर मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर या और भी एनिमल है जिनके अंदर क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। और वो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है ना वो 5 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। मैंने पहले ही बता रखा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में दो न्यूट्रिशन इन विच 5 स्टेप आर इन्वॉल्व। फर्स्ट इज क्या नाम है, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। क्या ये 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? क्या आपने ये पिछली क्लासेस में पढ़ी है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अभी हमको जानना है, पढ़ी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो इजेशन होता है ना, ये फूड को लेना, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को किस तरह बॉडी के अंदर लेके जा रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन कैसे किसे कहेंगे भाई? इंजेशन इस प्रोसेस को कहेंगे कि किस तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेके जा रहा है अपने बॉडी के अंदर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, इन टेक ऑफ फूड इन टू द बॉडी। ओके, और ये डाइजेशन की जो डेफिनेशन सर हम तो बहुत पहले से रखते हुए आ रहे हैं। जो डाइजेशन होता है ना, ये क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड, molecule of food into small soluble एक मिनट रुक जाओ, small soluble and absorbable molecule are known as यही लिख देना डाइजेशन में। ठीक है, क्या लिखा मैंने? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू द स्मॉल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल आर नॉन एज डाइजेशन। अभी मैं डाइजेशन को ना आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। देखो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स है, बड़ा फूड है हमारा, जो हम फूड को ले रहे हैं मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो फूड को ले रहे हैं, कोई भी पहले हमने क्या लिया? फूड को लिया। अब वो क्या होता है? फूड जनरली कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा होता है, हैवी होता है, बल्कि होता है। अब उसको ना हमको ना मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट करना रहता है ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, है ना जी। ये बड़ा बड़ा जिसकी फूड को थोड़ी हम हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर सकती है, तो क्या इसको कन्वर्ट करना पड़ता है छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल में, जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकें, मतलब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो, जो कि ब्लड में सॉल्यूबल हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या मैं यही लिख रहा हूँ क्या? स्मॉल सॉल्यूबल एंड एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। मतलब बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद से मैं बताता हूँ आप लोगों को एब्जॉर्प्शन क्या होता है। क्या एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? सर एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने वाले प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। मतलब प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, यहाँ पे कोई दिक्कत? प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड, जिसको हमने अभी डाइजेस्ट किया है, क्या उसको एब्जॉर्ब करना,
डाइजेस्टेड फूड, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अरे हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात? भाई साहब बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात, हाँ कि ना? मैं बताता हूँ एसिमिलेशन के बारे में। जो एसिमिलेशन क्या होता है सर? यूटिलाइजेशन, जिसको हमने एब्जॉर्ब किया है, डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, अब उसका यूटिलाइज करना है। किस पर्पस के लिए? अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। कौन कौन सी एक्टिविटीज सर बता दें तो मजा आ जाए। मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे कि आपका बॉडी ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी का रिपेयर हो रहा है, अलग अलग एनर्जी पर्पज के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन, ताकि हम काम कर सकें। इस चीज को ही हम एसिमुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड का जो एब्जॉर्ब किया फूड को, उसको हम यूज कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उस प्रोसेस को हम एसिमुलेशन कहते हैं। सर लिख दीजिए मतलब प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग, प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब फूड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, फॉर वेरियस एक्टिविटीज। सर ये कौन कौन सी एक्टिविटीज है? वेरियस एक्टिविटीज सच एज, कौन कौन सी एक्टिविटीज है उसके बारे में देख लीजिए। सच एज, जैसे कि हमारा हो गया एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, ओके सर, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। और क्या हो गया? ग्रोथ हो गया भाई साहब, डेवलपमेंट हो गया, रिपेयर हो गया, ईटीसी लिख लो सीधा। ऐसे तो बहुत सारे हैं सर जी। क्या कनेक्ट हुआ यहाँ तक की बातें? मैंने एसिमुलेशन बताया है, यूटिलाइज करना है, एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करना है वेरियस एक्टिविटीज के लिए। कौन कौन सी एक्टिविटीज? जैसे कि बता दीजिए दो चार एक्टिविटी। पहला एक्टिविटीज हो गया हमारा ये एनर्जी प्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, इंजरी हो जाती है बॉडी की तो उसको रिपेयर करता है ना। ऐसे बहुत सारे और भी एक्टिविटीज है जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, उसके लिए फूड की जरूरत होती है। और वो फूड कहाँ से? उस फूड को यूज करना, वो एब्जॉर्ब करके, जो डाइजेस्ट करके फूड लाए फिर एब्जॉर्ब किया, उस फूड को यूज करना अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। यही हमारा एसिमुलेशन होता है। एसिमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, यही है। चारों में थोड़ा सा डिफिकल्ट जो आप लोगों को समझ में आ गया। और इजेशन तो इससे भी इजी है। क्या जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे बॉडी में, क्या हम सारा फूड लेते हैं उस सबको डाइजेस्ट करके सारा ये यूजफुल होता है? नहीं ना, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है जिसको हम बॉडी से बाहर भी एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आर नोन एज इजेशन। इजेशन क्या है भाई साहब? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आर नोन एज इजेशन। कोई दिक्कत वाली बात? कोई समस्या नहीं? क्या ये पूरी स्लाइड्स समझ में आया? सर राइटिंग तो आपकी बड़ी खतरनाक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइए थोड़ा सा भावनाओं को। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एमेवा। जैसे कि देखिए, जनरली मैं बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन आप लोगों के सिलेबस में कहाँ कहाँ पढ़ना है। न्यूट्रिशन आप लोगों को सिलेबस में कहाँ कहाँ पढ़ना है? सर हम लोगों के सिलेबस में ना न्यूट्रिशन ना प्लांट में पढ़ना है। क्या आपने प्लांट पढ़ लिया? यस सर। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एमीवा है। कौन है? एमीवा है, उसमें पढ़ना है। उसके बाद से एक तीसरा एक एनिमल में पढ़ना है। एनिमल में मेनली ह्यूमन में पढ़ना है। किसके? ह्यूमन में पढ़ना है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया है, प्लांट वाला हमने कवर करके आए हैं। एमीवा का हम अभी कवर कर रहे हैं और उसके बाद से ह्यूमन का पढ़ेंगे। तो ह्यूमन का पढ़ेंगे, अभी हम जा रहे हैं एमीवा का पढ़ने। ओके, कोई समस्या वाली बात नहीं है सर। मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो क्या नाम है, एमीवा के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट बता दिया जाए क्या? जो एमीवा होता है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यस सर, कुछ नया बताइए, ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जितने भी कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। क्या? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। सर ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता क्या है? समस्या वाली बात है। क्लास 9th में है, दो टर्म है, मैं बता रहा हूँ। एक है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, और दूसरा है, एक तो ये हो गया, आपने एक और पढ़ा होगा वहां पे, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, एक हो गया पिनोसाइटोसिस, एक हो गया फैगोसाइटोसिस। ओके, ये है क्या सर? पिनोसाइटोसिस बताएंगे धीरे धीरे, धैर्य रखिए।
मैं सबसे पहले बताता हूँ जो एमीबा में डाइजेशन होता है ना, जनरली वो कैसे होता है। देखिए सबसे पहले ईजेशन होगा, पहला प्रोसेस क्या होता है, ईजेशन होगा। ईजेशन किसे कहते हैं सर, ईजेशन कहते हैं ना फूड को बॉडी के अंदर ले जाना। क्या फूड को, मैंने कुछ देर पहले बताया, फूड को बॉडी के अंदर ले जाना वाले प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी आर नोन एज ईजेशन। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पता है क्या जो एमीबा होता है ना, ये जनरली एमीबा है, ये क्या है, एमीबा है, और ये उसका एक न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस है। ये वैक्यूल है, क्या है, वैक्यूल। ये बाहर जो है ना लाइन, जो इसका ऑर्गन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सूडोपोडिया। क्या है, सूडोपोडिया है। ओके, और उसके बाद से ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया, और ये हमारा फूड वैक्यूल हो गया। क्या हो गया, ये एमीबा के कुछ मतलब पार्ट हैं जो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। फूड वैक्यूल हो गया, ठीक है, ये हो गया फूड वैक्यूल, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया सूडोपोडिया। बस मेरे को इसमें यही मतलब है, इससे मतलब है। सर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है एक सेल के अंदर, मैंने पढ़ रखा है सर जी, आप ऐसे मत कीजिए, उसका डायग्राम आपने बनाया नहीं। हमें यहाँ पे इसी 3 चीज़ों का जरूरत है, मैं इसीलिए इन तीनों का ही बनाया मैंने डायग्राम। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो यहाँ पे सूडोपोडिया लिखा है, देखो सूडोपोडिया क्या, ये बाहर है। जब ये फूड को देखता है ना तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टाइप का क्रिएट करता है, जिसके अंदर फूड जा सके, मतलब कैप्चर कर सके। समझ में आ रहा है ना, दोनों साइड से बंद करने की कोशिश करता है, फिर ये बंद करके अंदर ले लेता है फूड को। तो ये क्या प्रोसेस हो गया, ईजेशन हो गया फूड को। ये फूड पार्टिकल है, ये एमीबा है, ये न्यूक्लियस है, वही बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब फूड अंदर गया तब क्या होगा, ये जो फूड वैक्यूल है, क्या है, ये फूड वैक्यूल है, ये फूड से आके डिफ्यूज होगा। क्या होगा, फूड से डिफ्यूज होगा। क्यों, क्योंकि फूड वैक्यूल के पास ना डाइजेस्टेड इंजाइम है। फूड वैक्यूल के पास क्या है, डाइजेस्टेड इंजाइम है। क्या है, डाइजेस्ट करने के लिए ना इंजाइम है, डाइजेस्टिव इंजाइम है। ओके, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, ये जैसे कि फूड वैक्यूल जो होता है आके फूड से डिफ्यूज होगा। जनरली क्या होता है, फूड वैक्यूल, जैसे कि ये हमारा एमीबा है। क्या है ये एमीबा है। यहाँ पे अगर फूड आ गया अंदर, सोचिए ये फूड आ गया है ना, और ये हमारा वैक्यूल है ना, तो ये डिफ्यूज होगा। क्या होगा, डिफ्यूज होगा, फ्यूज हो जाएगा आपस में। समझ में आ रहा है ना, डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है डाइजेस्टिव इंजाइम। क्या है, डाइजेस्टिव इंजाइम है, और ये इंजाइम क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को। अरे यार, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में कन्वर्ट करेगा, ताकि बॉडी हमारा इसको एब्जॉर्ब कर सके, उसके बाद से एसिमिलेशन के प्रोसेस में यूज करेंगे। तो क्या ये कहानी समझ में आई, फूड को कैसे एमीबा ने कैप्चर किया, बोले तो ईजेशन किया। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है, फूड वैक्यूल जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, फूड वैक्यूल जो होता है वो डिफ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया फूड से, और उस पर इंजाइम गिराएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। ये देखो, इंजाइम एंटर फूड वैक्यूल, है ना, यही लिखा है, उसको फूड डाइजेस्ट करेगा, तो ये डाइजेशन हो जाएगा। अब डाइजेशन के बाद से क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो ये देखिए, ये एब्जॉर्ब हो रहा है। डाइजेशन के बाद से ये सेल ना के अंदर ना पूरे में वो फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है वो फैल रहा है। तो डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो डिफ्यूज आउट, बाहर जा रहा है, पूरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या इसी को एब्जॉर्प्शन कहेंगे। क्या यही हमारा थर्ड प्रोसेस था, क्या थर्ड स्टेप यही था हमारा डाइजेशन का, होलोजोइक न्यूट्रिशन का। और जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता था, क्या ये जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किया गया है उसको यूज करके, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको यूज करके, क्या हम, क्या नाम है, सेल ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, एसिमिलेशन कह रहे हैं। तो क्या एसिमिलेशन प्रोसेस आपको समझ में आया, एमीबा ग्रोथ कैसे कर रहा है, एमीबा ग्रोथ करेगा, फूड को यूज करके एमीबा ग्रोथ करेगा, उसको हम एसिमिलेशन कह रहे हैं। और इजेशन, जैसे कि सारे फूड तो यूजफुल नहीं होते, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं जो वेस्ट होते हैं, उसको बॉडी से बाहर फेंकेगा, थ्रू आउट करेगा, उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इजेशन। क्या ये पांचवा स्टेप है, पीछे ही अभी समझे हैं, क्या ये पांचवा स्टेप क्लियर है। तो क्या ये एक सेल किसी चीज को खा रहा है, इस प्रोसेस को मैं फैगोसाइटोसिस कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, फैगोसाइटोसिस कह रहा हूँ। मतलब कोई भी एक सेल है, ये एमीबा यूनिसेलुलर है, इसके लिए मैं फैगोसाइटोसिस सब यूज कर सकता हूँ। आपने 9th में पढ़ा इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, कोई भी एक सेल, इसको सेल्फ फीडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ फीडिंग कहते हैं। ये देखो सेल लिखा भी है, सेल्फ फीडिंग। और सेल्फ फीडिंग क्यों कहते हैं इसको, मतलब फैगोसाइटोसिस जो होता है ना उसको सेल्फ फीडिंग कहते हैं, क्योंकि सेल ना खा रहा है, इनगल्फ कर रहा है, फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर रहा है, अपने अंदर ले जा रहा है, उसके बाद से ऐसे डाइजेस्ट करेगा इस प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद से मैं आपको बताने वाला था पीनोसाइटोसिस।
जो पिनोसाइटोसिस होता है ना, इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे समझते हैं पिनोसाइटोसिस क्या होता है। पिनोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है, इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग। उसमें ना जनरली ना सेल सॉलिड चीज़ों को लेता है। सेल मतलब फैगोसाइटोसिस में सेल क्या लेता है? सॉलिड चीज़ों को ले रहा है, इन्गल्फ कर रहा है फूड पार्टिकल को, सॉलिड फूड पार्टिकल को इन्वॉल्व करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। और वही क्या नाम है, कोई लिक्विड चीज़ को लेगा, मतलब कोई जब सेल मतलब लिक्विड चीज को लेगा तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं और उसको सेल ड्रिंकिंग भी कहेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली कोई कॉम्प्लेक्स चीजें तो चल नहीं रही है यहाँ पे। देखिए, फैगोसाइटोसिस सेल फीडिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस सेल फीडिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। मतलब इसमें लिक्विड चीजों को लेगा सेम ऐसे ही, और इसमें सॉलिड चीजों को लेगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेन कैसे करेगा, मतलब फूड को ऑब्टेन कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है, तो उसको हम फैगोसाइटोसिस ही कहते हैं। ऐसे एमीबा भी फूड ऑब्टेन करता है, किस प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं सर? फैगोसाइटोसिस को हम सेल फीडिंग कहते हैं। सर एमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? यहाँ तक की में कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। उसके बाद से हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।